हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब कुछ एकदम बेहतरीन है तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ मुझे जय हिंद दे दीजिए। जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। फटाफट आ जाओ बच्चों चीते की फुर्ती के साथ। वॉइस 1, वॉइस 2, S1, S6 ये सब हमने किया। फॉरेन वर्ड्स किए। फॉरेन वर्ड्स पे आपने लगाई होगी डीपीपी और डीपीपी में थोड़े हुए होगे हैरान। कुछ नए वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कराए थे तुम्हारे लिए डीपीपी में। तो एक बार जरा बताना स्कोर कितना कर पाए डीपीपी में। एक बार जरा स्कोर बता दो डीपीपी का जल्दी से। डीपीपी अटेम्प्ट नहीं करी? अच्छा भाई, क्यों? जिन्होंने करी होगी उनको मजा आया होगा। उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए और बहुत सारे नए वर्ड भी उन्होंने सीखे। अब मेरी आपसे इंतजा है कि आपका जो वोकैबुलरी रजिस्टर है ना, उसमें वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिएगा सारे, जो मैंने आपको डीपीपी में कराए हैं वो भी, और जो मैंने आपको क्लास में कराए हैं वो भी। इसके अलावा अगर आप मेरा यूट्यूब का कोई सेशन देते हैं उस पर भी अगर आपको फॉरेन वर्ड्स मिलते हैं तो वो भी आप यूट्यूब के सेशन से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो फ्रेजल वर्ब्स आज हम करने वाले हैं। आर यू रेडी? तैयार हैं आप? शैल वी गो फॉर इट? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था ना, अगर आपने मेरी यूट्यूब वाली क्लास देखी है, यूट्यूब पे कल मेरी एक क्लास हुई थी, सीडीएस वाला चैनल है, उस पर मेरा लाइव सेशन था। आप जाके लाइव में देख सकते हैं। इसमें मैंने लगभग 60 क्वेश्चंस कराए थे। जो टॉपर हुआ ना वो भी 30 ही कर पाया। और सारे क्वेश्चंस जानते हो किस पे बेस्ड थे? सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे सिर्फ 4 चीजों पे। 8 यूनिवर्सल रूल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस एंड इडियम्स। बस इस पे कोई खतरनाक टॉपिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इन पे। तो भी जो टॉपर रहा क्लास का वो मुश्किल से 30 क्वेश्चन सही कर पाया। तो गाइस क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को चेक करना, अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या आप वो क्वेश्चंस लगा पाते या नहीं लगा पाते, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप एक बार देख सकते हैं। क्या तरीका है, फटाफट जाएंगे सीडीएस वाला पे, वहां पे जाके क्लास आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कभी भी देख लीजिए, कोई बात नहीं। बेफिक्र रहिए, एनडीए वालों के लिए भी जल्दी शुरू होने वाली है ये क्लासेस। फिलहाल आज हम फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं। तो
इससे आपको पता चल रहा है कि आपका वॉइस हो गया, ठीक है, S1 S6 हो गया, फॉरेन वर्ड्स हो गए। आज हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लासेस आपकी नहीं बची हैं। मेरे ख्याल में 8 क्लासेस और होंगी, 8 ज़्यादा से ज़्यादा ना, 8 क्लासेस मैक्सिमम अगर आपकी बची होंगी तो बची होंगी। लगभग मैंने आपको सभी कुछ करा दिया। तो अब आगे का सफ़र जो है ना, हमने आपको लगभग 2 महीने पहले ही खाली कर दिया है। 2 महीने का मतलब है कि यार अच्छा खासा पहले खाली मैंने आपको कर दिया है। तो 2 महीने में तो मैं समझता हूँ आप पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार तो रिवाइज कर ही सकते हैं। अगर सारे क्वेश्चन 100 भी लगा लेंगे सबके, तो 2 बार लगा सकते हैं, 200 लगा सकते हैं, अच्छे से मॉक टेस्ट कर सकते हैं, बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। ये शौर्य बैच में ये फ़ायदा होता है, हम सिलेबस जल्दी ख़त्म करवा देते हैं। और अभी भी आपका जो हो गया है, क्या बचा है इसके बाद, फ्रेजल वर्ब्स के बाद? तबीयत पता है बहुत नासाज है, मेरा गला इतना सूजा हुआ है ना। कल भी मैं खास खास सी क्लास दे रहा था, पर और कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं अभी बता देता हूँ आपकी कितनी क्लासेस बची हैं। तो आज जो आपकी क्लास है ना, हम्म, तो आपके कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस S1 S3 नॉन फाइनाइट्स कंडीशनल सेंटेंसेस प्लस और मिसलानियस, तो मुश्किल से आपकी 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली 8 क्लासेस ही बची हैं आप, ठीक है। तो ये राउंड मैंने आपको 8 बताया था, 8 क्लासेस ही आपकी बची हैं। तो दिल छोटा मत करिए, ठीक है। आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबब्ली इस मंथ में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास एक बड़ा चैलेंज क्या रहेगा कि आप बढ़िया से अपना रिवीजन करते रहे। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने रिवीजन ईमानदारी से कर लिया तो अंग्रेजी के नंबर पक्के हैं। और भाई एक बात याद रखो, जब अंग्रेजी में 150 प्लस आ जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। ज़्यादा नंबर नहीं आने होते, बहुत करीब पहुंच जाते हो तुम सिलेक्शन के। रिटन में सिलेक्शन हुआ नहीं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदला नहीं, ठीक है। रिटन में सिलेक्शन का मतलब ही यह है कि अब तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा, है ना। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 150 नंबर है, सीधे सीधे मिनिमम बता रहा हूँ मैं। इतने तो बच्चे के आ ही जाते हैं अगर ईमानदारी से कर ले तैयारी। मिनिमम समझ लो, इतने नंबर आ चुके हैं एग्जाम में, समझ रहे हो। लगभग 400 नंबर हम बोलते हैं, 400 450 के आसपास अगर तुम्हें लेके आने होते हैं, तो ये इतने तुम्हारे आ गए। कितने में से? 200 में से। अभी तुम्हारे पास जीएस बचा है और मैथ्स बचा है, और तुम्हें टोटल नंबर कितने लाने हैं? अगर तुम्हें एकदम बहुत बढ़िया लेवल से पे जाना है तो टोटल 450 लाने हैं, तो सिर्फ 300 नंबर रह जाते हैं। और 300 नंबर की तो अकेली मैथ्स ही मैथ्स आती है, मैथ्स में 300 नहीं आते हैं, ठीक है। मैथ्स में नहीं आते 300, पर कोई बात नहीं है, उसमें तो आते हैं। तुम्हारा जीएस में तो आ सकते हैं। और अगर जीएस में तुम कहीं से, इसकी तो बस कट ऑफ क्लियर करनी है, इसकी तो बस कट ऑफ देख लेना, बाकी नंबर तुम्हारे जीएस से खिंच जाएंगे। क्योंकि मैथ्स तुम्हें ज़्यादा मज़े लेने नहीं देगा, अंग्रेजी बहुत मज़े दिलाएगी, इसलिए इसका सिलेबस सबसे पहले मैं कंप्लीट करा देता हूँ। फ्रेजल वर्ब्स में आज आप लगाएंगे इस पे, आज आप समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे लगाएंगे आप ना। कुछ फ्रेजल वर्ब्स आप मेरे साथ लर्न करेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे इस पे क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अपना लेवल चेक करेंगे, ठीक है।
आपका लेवल भी चेक हो जाएगा और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा क्या है। देखो यार, ये फ्रेजल वर्ब ना याद करने वाली चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो रीड करके आती है, जो फेमिलियर होके आती है। जितने ज्यादा आपने फ्रेजल वर्ब्स देखे होंगे उतना ज्यादा आपको आसानी होगी। फ्रेजल वर्ब होता है क्या है? जब मैं कहता हूं फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि एक वर्ब हो और वर्ब के साथ लगा हो एक प्रेपोजिशन, और ये दोनों प्रेपोजिशन लगा हो और ये दोनों मिल के दे रहे हो एक यूनिक मीनिंग। या सेंस, जो गैस नहीं किया जा सकता हो अक्सर, जिसे याद किया जा सकता हो, ठीक है, जिसको याद करना पड़ता हो। जैसे मान लो आपने कहा गिव अप, गेट आउट, शट अप, ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन, या फिर ब्रिंग अप। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने वो वाले फ्रेजल वर्ब्स लिखे हैं जिसे आप कहीं ना कहीं हर दिन अपने जीवन में यूज करते हैं। गो ऑन, ठीक है। अब जरा इनके मीनिंग्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। जब आप कहते हैं गेट अप, तो गेटअप का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब तो पाना होता है और अप का मतलब ऊपर, तो गेटअप का मतलब होता है ऊपर पाओ। पर ये गेट के साथ मिलकर कना की यूनिक मीनिंग दे रहा है। गेटअप का मतलब होता है, वो सॉरी गिव अप, गिव अप का मतलब होता है जाने देना, लेट गो कर देना, ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना। गिव अप, अबैंडन, गिव अप, या फिर कह सकते हैं विड्रॉ, विड्रॉ कर देना। तो यार देने से छोड़ने का क्या मतलब है? गिव का मतलब तो देना होता है, गिव आप ऊपर दो। तो आप कुछ जुगाड़ इसमें लगा नहीं सकते हैं। जस्ट यू नीड टू जस्ट लर्न इट कि लेट गो इसका मतलब होता है, विड्रॉ इसका मतलब होता है। यूज करते करते आपको आएगा, सबको पता है। जैसे मैं कहूंगा डोंट गिव अप, तो आपको बताओगे कि हाँ सर कह रहे हैं छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। ऐसे बस इसको याद रखना है। गेट आउट का मतलब क्या होता है? गेट आउट का मतलब होता है कि बाहर निकल जाओ, ठीक है। गेट आउट का मतलब होता है कि गो आउट और लीव, ठीक है। तो गेट का मतलब वैसे तो पाने से आ रहा है, बाहर पाओ ऐसा कुछ मीनिंग का मतलब होता है लीव कर देना, और इसलिए यूनिक मीनिंग दे रहा है, फ्रेजल वर्ब है। शट, बंद करो, शट का मतलब बंद करना होता है, अप मतलब ऊपर बंद करो। ये क्या बात हुई यार? शट अप का मतलब तो होता है साइलेंट, साइलेंट, या ऑर्डर टू कीप क्वाइट, चुप रहने का ऑर्डर होता है। शट अप अलग एक्सप्रेशन है, ऊपर से का कोई मतलब है ना, बंद करने से मतलब है। वैसे ही ब्रेक डाउन सोचो, ब्रेक का मतलब तोड़ना, नीचे तोड़ दो। तो ब्रेक डाउन वैसे लिटरल मीनिंग तो नीचे तोड़ दो होगा, पर ब्रेक डाउन का मतलब होता है इन द नीड ऑफ रिपेयर। तो हर फ्रेजल वर्ब अक्सर अलग मीनिंग लेके आता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एक जैसे भी नहीं होते हैं, काफी क्लोज क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है इन द नीड ऑफ रिपेयर। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा डीटीसी की बसेस पर अक्सर लिखा होता है ब्रोकन डाउन। क्या मतलब होता है? कि अभी ये बस चल नहीं रही, खाली बस जा रही होती, खाली ड्राइवर चला रहा होता है, लिखा होता है ब्रोकन डाउन, मतलब इन द नीड ऑफ रिपेयर, खराब हो गई है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी को नर्चर करना, पालना पोसना, ठीक है। मीन्स
टू नर्चर और टू लुक आफ्टर। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हिज मदर ब्रॉट हिम अप, उसकी माँ ने उसको बड़ा किया। तो किसी को बड़ा करना, नर्चर करना, उसकी देखभाल करना, ठीक है। तो ब्रिंग अप, मीनिंग बदल गया ना। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ सारे, कि भैया इसका ऐसा नहीं है कि अगर आउट आएगा तो यही मीनिंग निकलेगा, ठीक है, अप आएगा तो यही मीनिंग निकलेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इसलिए आपको ये चीजें याद करना पड़ेंगी। इसीलिए फ्रेजल वर्ब्स थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, ये रीडिंग करते करते आते हैं आपके एग्जाम में। इसके अक्सर 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं, कभी कभी इस पे क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं। वैसे जो मेन है वो मैं आपको ये बता दूंगा कौन कौन से हैं, उन पे आप वर्क कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब कुछ ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे कैरी ऑन, कीप ऑन, कम ऑन, गो ऑन, लगभग एक जैसे होते हैं, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है पर काफी हद तक सेम है। कैरी ऑन का, कीप ऑन का मतलब होता है कीप ऑन डूइंग, का मतलब है कंटिन्यू, कंटिन्यू, वर्किंग, डूइंग, या ओपन। जैसे मैं कहूँ ऑलवेज कीप द शॉप ऑन, ठीक है, तो उसे खुले रखना, कंटिन्यू वर्किंग करना, ठीक है, कीप ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन का मतलब होता है बियर, किसी चीज को बर्दाश्त करना, या फिर अगेन इसका मतलब कंटिन्यू भी होता है। जैसे कैरी ऑन, जैसे यू हैव टू कैरी ऑन दिस मच बर्डन, है ना, इतना बर्डन तुम्हें लेके चलना पड़ेगा या उसके साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो स्लाइटली डिफरेंट है, पर मीनिंग काफी सेम भी है। तो कम ऑन, जैसे हम कम ऑन कहते हैं तो किस चीज के लिए कहते हैं? किसी को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, किसी को एनकरेज करने के लिए कहते हैं। यह हमारा मतलब होता है कम ऑन, मतलब कीप इट अप, है ना, कीप डूइंग, करते रहो, दम लगाते रहो, है ना, यही मतलब होता है क्या? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, है ना। कम ऑन, कम ऑन मतलब कि किसी को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, यही कहने के लिए कि भाई लगे रहो, करते रहो। तो देखो काफी हद तक ऊपर वालों से मीनिंग मिलता जुलता है। गो ऑन, गो ऑन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को स्टार्ट करना या बिगिन करना। जैसे खाना रखा था, मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ, ये मत खाओ, है ना, मेहमान को आने दो। मेहमान आए नहीं, बहुत देर हो गई, तुमने कहा सर भूख लग रही, खाना ठंडा हो गया। मैंने कहा कम ऑन, गो ऑन, ओके, ठीक है, खाओ, है ना, गो ऑन, गो ऑन, ठीक है, करते रहो या स्टार्ट करो, बिगिन करो किसी चीज को। तो इस तरीके से इनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, कहीं कहीं देखने में सेम लग सकता है पर उसमें भी स्लाइट स्लाइट डिफरेंस होता है। और इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको याद करने का तरीका क्या होता है कि आप रीडिंग करें, रीडिंग करें कुछ फ्रेजल वर्ब। एक दूसरा तरीका ये बताऊंगा कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ये मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट क्या है? एक बार रिपीट करता हूँ कि आप देखेंगे एक वर्ब और साथ में एक प्रेपोजिशन, गौर फरमाएंगे तो वर्ब प्रेपोजिशन, 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 वर्ब प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन कोई भी हो सकती है और ये वर्ब भी कोई भी हो सकती है। हर फ्रेजल वर्ब, ये दो मिलके क्या बनाते हैं? फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। और ये फ्रेजल वर्ब हमेशा एक यूनिक मीनिंग आपको देती है, जो जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया कि जो मीनिंग आ रहा है उसका आप देखेंगे बहुत ज्यादा वर्ब से या प्रेपोजिशन से मतलब नहीं है, ठीक है। लीव का मतलब गेट से नहीं है, ठीक है। विड्रॉ का मतलब गिव से नहीं है, और अप का मतलब भी विड्रॉ से नहीं है, समझ रहे हो? आपका मतलब विड्रॉ से नहीं है। अगर आपका मतलब विड्रॉ से होता तो यहाँ पे टेक केयर क्यों होता है? विड्रॉ क्यों नहीं कर रहा है? ब्रिंग के साथ आप आ रहा है तो ये नर्चर कर रहा है, लेकिन गिव के साथ आप आ रहा है तो विड्रॉ कर रहा है ना। तो ये आपको इसलिए याद रखना पड़ सकता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। इतनी बात आपको समझ में आई है तो बताइए, डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज है तो पूछ लीजिए।
अब जैसे अगर आपको कुछ शॉट्स बढ़िया से मारना आ जाए तो आप लगभग गेम खेल ही ले जाते हैं। फिर उन्हीं में से नए शॉट भी आप बना सकते हैं। भाई जिसको कवर ड्राइव आती है मारना, जिसको स्वीप मारना आता है, जिसको स्क्वायर कट मारना आता है, जिसको पुल मारना आता है, जिसको स्ट्रेट ड्राइव मारना आती है, वो रिवर्स स्वीप भी मार लेगा। समझ रहे हो ना? वो दिल स्कूप भी मार लेगा, वो मार लेगा, अपर कट भी मार लेगा। लेकिन पहले ये वाली चीजें आना जरूरी है। जब ये सारी चीजें आएंगी तो वो चीजें भी मान लेगा, ये बेसिक से। तो इसीलिए हमने ना कुछ फ्रेजल वर्ब्स को निकाला है, ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनको अगर आप याद कर लेंगे और अपने रजिस्टर में लिख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। मैं चाहता तो एक लिस्ट भी ले आता है यहाँ पे लिख के लाके, बेटा ये है लिस्ट, ये लो फ्रेजल वर्ब्स। तुम उसमें खुश हो जाते, तुम कहते हाँ, उस जीवन में कभी तुम्हें याद नहीं होते। ऐसी फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट बेशुमार आपके पास इंटरनेट पे पड़ी हुई है और सब जगह पड़ी हुई है। ये आपको याद जब होंगे जब आप इन्हें लिखेंगे, इनसे एक सेंटेंस अपना बनाएंगे। कुछ चैप्टर्स बाबू ऐसे होते हैं जिनको ना तुम्हें टीचर तैयार नहीं करवा सकता, वो तुम्हें खुद तैयार करना होते हैं। टीचर तुम्हें उसमें हेल्प कर सकता है, जो मैं तुम्हें अभी भी करूंगा और आज भी बताऊंगा। लेकिन ये तैयार सेल्फ से होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। तो इसमें सेल्फ में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, अराउंड 20 वर्ब्स। कितने? 20 वर्ब्स। इसमें कुछ चॉइस भी दे दूंगा, एक दो वर्ब्स तुम्हारी चॉइस की ना। इनके साथ के 5-5 फ्रेजल वर्ब्स आपको याद रखने हैं। कितनी वर्ब्स हैं? 20 वर्ब्स हैं। 20 वर्ब्स हैं। ऑन 20 वर्ब्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 फ्रेजल वर्ब अगर हम सब के बनाने वाले एवरेज टू 25 से 100 फ्रेजल वर्ब्स आपके तैयार हो जाए। तो 20 वर्ब्स 100 फ्रेजल वर्ब्स आपके तैयार हो जाए। और ये 100 फ्रेजल वर्ब्स अगर आपने तैयार कर लीजिए तो यकीन जानिए आप इंतजार कर रहे होंगे फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा एलिमिनेशन आप आसानी से कर पाएंगे, क्वेश्चन को आप बेहतर समझ पाएंगे। और अगर जब आप 100 तैयार करते हैं ना तो बाकी के जो 100 होते हैं उन पर पकड़ अपने आप बनने लगती है, आपको समझ आने लगती है इन चीजें। आप फ्रेजल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट उनका अपने आप ही आपका ब्रेन समझने लगता है। हाउ डज फ्रेजल वर्ब वर्क। मुझे भी सारे फ्रेजल वर्ब नहीं आते, पर अक्सर ही कभी मुश्किल से गलत होता है। और उसका रीजन क्या होता है कि मेरा इंग्लिश सेंस बता देता है। क्योंकि मैंने तो कभी जीवन में याद ही नहीं करे। एक टाइम था बस याद करे थे, वो भी 30-40 याद हुए थे, ज्यादा मेरे को याद ही नहीं हुए थे। पर मैंने रीडिंग जरूर करता रहा, ये सबसे परेशान करने वाली चीज थी मेरे लिए। पर मैं रीडिंग करते रहा तो फ्रेजल वर्ब्स मेरे लिए ऐसे हो गया, ठीक है कहीं आता है तो मुझे पता होता है इसका मीनिंग है, ठीक है। बट ऐसा है उसको लिटरली मैंने लर्न नहीं करा क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था। मैंने बहुत हल्के 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 प्रिपेयर करी इंग्लिश, सालों में जाके अंग्रेजी तैयार हुई है मेरी, ठीक है। पर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। आपने लिखे 20 मोस्ट कॉमन वर्ब्स, जैसे गो, कम, प्ले, रन, कैरी, कीप, गेट, मेक, शट, ब्रिंग, सेंड, फॉल, देन ऐसा कोई वर्ब जो पीछे दिया हो, यहां नहीं दिया, ब्रेक, ब्रेक, गिव, टेक, ठीक है। तो ये हो गया आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपके हो गए 16, ठीक है। 16 तो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
ठीक है, ब्रिंग, टेक। ठीक है, अब मैं इसको 18 कर देता हूँ, दो आप अपनी पसंद के रख लीजिएगा, बियर और पुट। ठीक है, तो ये 18 मैंने कर दिए हैं। ठीक है, टोटल ये कितने हो गए यहाँ तक, 18 फ्रेजल वर्ब्स हो गए। अब मैं आपको 2 अपनी चॉइसेस के वर्ड ले लीजिए, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं आपकी चॉइसेस के इसके अलावा, ठीक है, जिनको आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 2 मैंने आपके, आप अपनी पसंद से रख लीजिएगा, 2 मैं सोच के मैं भी लिख सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको चॉइस देता हूँ कि 18 अगर आप ये कर लेंगे, इनके 5-5 फ्रेजल वर्ब्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ये मेरे लिए बड़े आसान था। ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या चेक करेंगे, चैट जीपीटी पे चले जाएंगे, नहीं तो सिर्फ गूगल भी अगर आप कर देंगे ना, मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स विद द वर्ड गो या बाय द वर्ड गो, तो वो आपको दे देगा गो ऑन, ठीक है, गो डाउन, ठीक है, गो अप। तो इस तरीके से आपको 5 दे देगा, जो आपको लगे सबसे टिपिकल है, सबसे कॉमन है, वो 5 उतार लीजिए, 6-7 देगा वो आपको, सिर्फ 5। इसी तरीके से आप अगले वर्ड पे गए, आपने कहा प्लीज प्रोवाइड मी 5 फ्रेजल वर्ब्स, या आप चैट जीपीटी से भी कह सकते हैं, वो भी आपको 5 दे देगा। लेकिन आपको कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं मान रहा है, ये आपको बनाने हैं नोट्स हैंड रिटन, ये बात याद रखिए, हैंड रिटन। और यकीन जानिए, जब आप इसे बना रहे होंगे हैंड रिटन, तो ये बनाते बनाते में ही आपको 40%, 30% याद हो जाएगा, 30 to 40%। सॉरी। फिर जो आपका काम रह जाएगा ना, सिर्फ काम आपका इतना रह जाएगा इसमें कि आपको याद हो जाएगा, बस आपको इसको रिवीजन करना होगा, जितना टाइम मिले, जितनी जल्दी हो सके, जितना बेटर हो सके, तो मैं इसको हर दिन रिवीजन करना पड़ेगा। हर दिन 2-2 मिनट, 3-3 मिनट भी देखोगे ना, या हफ्ते में 2-3 बार भी देख लोगे, तो तुम्हारे याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हैंड रिटन होने चाहिए, इसमें 3 चीज को ध्यान रखोगे आप। एक लिखोगे फ्रेजल, ऐसे रखना है इसे, जैसे यहां लिखा तुमने फ्रेजल वर्ब, ठीक है, इसके आगे इसका लिखोगे मीनिंग, ठीक है, और इसके नीचे सेंटेंस या फिर एग्जाम्पल। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ये काम आपको करना है, ये मुझे बताओ, ये काम आप कब तक करके दे सकते हो और मेरे साथ शेयर कर सकते हो, टिल व्हेन कैन यू डू दिस। हाँ, 100 में सब कवर हो जाएंगे, जितने भी वास्ट हो मेनली सारे कवर हो जाएंगे। कब दोगे ये मुझे बनाकर? कल ही, बहुत बढ़िया। तो मैं वेट करूंगा, जो जो बनाता जाए एक बार मेरे साथ इंस्टा पे शेयर करता जाए।
कोई बात नहीं है, कहीं पे भी सेंड कर दो, कहीं पे भी। देखो बस ये है कि अगर तुम्हें मुझे दिखाना होंगे तो तुम ये कर लोगे। बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते ना, कौन देख रहा है, कौन बता रहा है, तो अपने आप को समझाने के लिए क्वेश्चन करें। आप क्वेश्चन से बहुत सीखेंगे आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नोटबुक बंद करते हैं यहाँ पे ये सब और शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको अपना दम लगाना है, देखना है कि आपको कितने आते हैं फ्रेजल वर्ब, जस्ट चेक अपना देखना है। और हर पेज पे मैं आपको 4-4 फ्रेजल वर्ब सिखा रहा हूँ। इनमें से मैंने बहुत सारे कवर अप करने की कोशिश करी है जो इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ही प्रेडिक्टेड when the world war break out। ठीक है, तो ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है? ब्रेकआउट हम किसके लिए बोलते हैं? कोई ऐसी चीज जो कि स्प्रेड होती है। स्प्रेड ये क्या हो सकता है? वॉर, कोई कोरोना है ना, कोविड ब्रेकआउट आपने सुना होगा। कोई डिसीज है, कोई वॉर है, कोई झगड़ा है, कोई चीजें सब तरफ फैल रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रेकआउट, वॉर या डिसीज के लिए। ठीक है, ब्लो आउट, ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड कर देना। द आर्मी हैज blown up the bridge through which the perpetrators were coming in the India, in the country। तो ब्लो अप को क्या किया आपने? एक्सप्लोड। ब्लो अप का मतलब होता है उड़ा देना, धमाका करके उड़ा देना। ठीक है, अब आता है ब्लो आउट। ब्लो आउट होता है एक्सटिंग्विश। ठीक है, बुझा देना किसी चीज को, है ना, फायर वगैरह को या किसी भी चीज को बुझा देना, ब्लो आउट। ठीक है, यू ब्लो आउट द कैंडल, वी डू नॉट नीड इट एनी मोर। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ब्लो आउट का मतलब होता है क्या कर देना? बुझा देना। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ का मतलब होता है ब्रेक टाइज विद, किसी के साथ नाते संबंध तोड़ देना, ब्रेक टाइज विद। ठीक है, जिसको आप ब्रेक अप भी बोलते हैं, ब्रेक अप भी बोल सकते हैं और ब्रेक ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो ब्रेक टाइज भी कह सकते हैं इसको, या फिर कहते हैं ना टर्मिनेट कर देना। इसके लिए एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एम्प्लॉय हैज डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ his contract after the वार्निंग लेटर। तो मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको वार्निंग लेटर मिल गया, तो एम्प्लॉय ने क्या डिसाइड किया है कि ब्रेक ऑफ कर देगा, मतलब ब्रेक टाइज कर देगा विद, या फिर टर्मिनेट कर देगा, एंड कर देगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा या डिटैच कर देगा, अलग हो जाएगा। डिटैच, टर्मिनेट, ये वाला सेंस आता है।
तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रेकआउट। ठीक है, जिसको डाउट आता रहे किसी क्वेश्चन पे पूछता रहे, फालतू कोई बकवास ना करे, नहीं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ जाएगा। भाई सी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना या फिर इंश्योर कर देना, गारंटी देना किसी चीज की। ठीक है, जैसे यहां पे इसने कहा पंखुरी शुड सी ऑफ हर ऑफिस वर्क, उसको मैनेज करना चाहिए या गारंटी देना चाहिए, वो उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, सी ऑन का मतलब होता है मीन्स टू नोटिस या फिर ऑब्जर्व। जैसे मैंने कहा सी ऑन देयर, वहां देखो, सी ऑन देयर वहां देखो। या मैंने कहा सी ऑन टेलीविजन, टीवी पे देखो। सी ऑन इंटरनेट मतलब ऑब्जर्व, नोटिस उसका मतलब नहीं हो देखो, उसका मतलब लिटरली देखना नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना, है ना, ऑब्जर्व करना या फिर नोटिस करना। सी एट का मतलब क्या होता है? सी एट का मतलब होता है मीट या फिर एनकाउंटर, टकरा जाना। जैसे मैंने कहा ओके सी यू एट द रेलवे स्टेशन, सी यू एट होम। तो सी एट का मतलब क्या होता है? मीट करना या फिर एनकाउंटर करना। ठीक है, और सी टू का क्या मतलब होता है? सी टू का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली मीटिंग वगैरह को अटेंड करना, अटेंड। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आई हैव अ मीटिंग एंड आई नीड टू सी टू इट। ठीक है, मुझे वो अटेंड करनी है। जब आप अटेंड वाला सेंस देना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? सी टू का इस्तेमाल करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आता रहे तो बताते रहिए, डाउट है तो पूछते रहिए, और कोई बात मत करिए। और कोई बात करेंगे ब्लॉक करूंगा मैं, ना कमेंट बंद हो जाएगा। हाँ, तो डील विद ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, हमारे पास जो ऑप्शन होगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे। यार दिखा तो रहा है सब जगह सी ऑफ, सी ऑफ ओ डबल एफ जो कह रहा है ऑफ, वो तो अलग ही होता है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखो इसमें दिखा रहा है, कॉलिंस में भी दिखा रहा है। ठीक है, और इसमें भी दिखा रहा है, जो गूगल वाली डिक्शनरी आती है सिंपल वाली, उसमें भी दिखा रहा है। ठीक है, सब जगह दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है, कई जगह दिखा रहा है। अब बताओ फिर और क्या करें, अब काट दें, फिर सी ऑफ काट दें, नहीं पढ़ा है, क्या करें बताओ। आगे पढ़ें अगले क्वेश्चन पे चले। चलो चैट जीटीपी को भी कंसिडर कर लेते हैं। तुम्हें टाइम खराब करने का बहुत शौक है तो चलो कर लेते हैं। ये तो बहुत सारे दिखा रहा है, इतने सारे मीनिंग दिखा रहा है, इतने सारे मीनिंग दिखा रहे हैं। तो सी ऑफ के, सी ऑफ का मीनिंग चर्च के सेंस में भी होता है, ठीक है। सी ऑफ का सीधा प्रॉब्लम भी होता है, सी ऑफ चर्च अथॉरिटी भी होता है, नॉर्मल इंग्लिश में नहीं यूज़ होगा, है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा चर्च में, रिलीजियस में। सी ऑफ किसी प्लेस के साथ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। लुकिंग, अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन के लिए नहीं होगा, ठीक है। अथॉरिटी जुरिस्डिक्शन के लिए हो जाएगा। तो और बताओ, और कहाँ से दिखाऊं, और बता दो। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। देखो ये तुम्हें ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि एक चीज याद रखो, वन फ्रेजल वर्ब, वन फ्रेजल वर्ब may have डिफरेंट मीनिंग्स। एक फ्रेजल वर्ब के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फ्रेजल वर्ब सेम मीनिंग भी दे सकते हैं, और एक फ्रेजल वर्ब एक मीनिंग भी दे सकता है, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसीलिए ऐसे बिहेव करते हैं। देखिए, कम्स ऑफ का मतलब क्या होता है? कम्स ऑफ का मतलब होता है अपीयर या फिर सीम। जैसे आपने कहा, ही कम्स ऑफ एज एन इनोसेंट मैन, लुक्स आर डिसेप्टिव, ठीक है। कम्स ऑफ का मतलब है कि देखने में तो बड़ा सीधा साधा लग रहा है, ये बहुत सीधा साधा लग रहा है। लुक्स वाकई धोखा देने वाली चीज है, इसका मतलब सीधा साधा नहीं है। ही कम्स ऑफ अपीयर या सीम एज एन इनोसेंट मैन। अच्छा, कम्स ऑन का मतलब मैंने आपको बताया था प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस, कंटिन्यू। कम्स ऑन एनकरेज करने के लिए किसी को बोलते हैं, मोटिवेट करने के लिए। कम्स बाय का मतलब होता है ऑब्टेन, किसी चीज से, किसी चीज को आप निकाल रहे हैं, उससे आप उसको क्या कर रहे हैं, किसी चीज से ऑब्टेन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। या फिर एक मीनिंग और भी होता है इसका, ऑब्टेन या फिर विजिट, ठीक है। दोनों के अलग अलग सेंस आते हैं। जैसे मनी कम्स बाय हार्ड वर्क, तो मनी इज ऑब्टेन्ड बाय हार्ड वर्क, ये वाला सेंस देगा ये। तो कम्स बाय का मतलब है निकाल के लाता है, खींच के लाता है। कम्स बाय उसके साथ आती है, ठीक है। तो कम्स बाय का मतलब ऑब्टेन भी होता है। और विजिट भी, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स केम बाय यस्टरडे, मतलब विजिट किया मुझे, बिकॉज आई वॉज इल, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स केम बाय यस्टरडे। तो केम बाय का मतलब विजिट भी होता है। कम्स आउट, अब कम्स आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का
रिजल्ट आने को कहते हैं ना, इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चीज पब्लिक के सामने कैसे आई, रिवील कैसे हुई, रिवील्ड और पब्लिश्ड। पब्लिश, तो आपने कहा अ न्यू बुक कम्स आउट इन द मार्केट, ठीक है, पब्लिश हो गई है मार्केट में। न्यू नोट्स ऑन ज्योग्राफी कम्स आउट इन द मार्केट, तो रिवील हो गए या पब्लिश हो गए। द न्यूज हैज कम आउट, न्यूज बाहर आ गई है। द न्यूज ऑफ हिज किडनैप हैज कम आउट, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? नोटिफिकेशन हैज कम आउट होगा, नोटिफिकेशन इज कम आउट नहीं, नोटिफिकेशन हैज कम आउट। डिस्कोर्स मारकर ये नहीं होता, जो सिखा रहे हैं वो तो सीख लो भाई। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा। देखिए यहाँ पे एक और लिख लीजिए, ये तो डबल ऑफ वाला था, अगर ये होता कम्स ऑफ तो उसका मतलब होता रिजल्ट फ्रॉम, है ना, कोई चीज किसी चीज से हुई है, कम्स फ्रॉम। जैसे मैं कहूं व्हाट कम्स ऑफ लेजीनेस इज फेलियर, जो लेजीनेस का रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फेलियर होता है। व्हाट कम्स ऑफ लेजीनेस इज फेलियर, ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने लगाया स्टे अप, तो द किड्स वर अलाउड टू स्टे अप, स्टे बट का मतलब होता है रिमेन्स अवेक, जगाए रखना, है ना। आई स्टेड अप एज आई वाज स्टडिंग लास्ट नाइट, तो द किड्स वर अलाउड, को इसको अलाउ कर दिया गया है कि वो जागे रहें मिडनाइट तक, क्योंकि क्रिसमस की शाम थी, ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है। स्टेड ऑन, अच्छा स्टे ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू एट अ प्लेस, है ना। मान लो पार्टी खत्म हो गई है या कुछ हो गया है, ठीक है, उसके बाद भी आप रुके हुए हो, आपने कहा आई स्टेड ऑन द स्कूल इवन आफ्टर द स्कूल गॉट ओवर बिकॉज आई हैड टू प्ले क्रिकेट। मेरे साथ बहुत होता, खेलने के लिए मैदान नहीं थे, तो जब स्कूल का टाइम खत्म हो जाता मैं स्कूल में छुट्टी के बाद खेलता था खूब, ठीक है। तो कुछ लोग कुछ कहते थे, कुछ कुछ नहीं कहते थे। तो कंटिन्यू एट अ प्लेस, स्टे ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू एट अ प्लेस, ठीक है। स्टे एट का मतलब होता है रिजाइड, रिजाइड एट अ प्लेस, रहने के लिए या स्टे करने के लिए, अक्सर ये टेम्परेरी के लिए होता है। टेम्पररीली, जैसे आपने कहा आई वॉज इन कश्मीर एंड आई वॉज स्टेइंग एट अ होटल देयर, तो टेम्परेरी या कुछ टाइम के लिए, ठहरने के लिए जो वर्ड आता है वो आता है स्टे एट, ठीक है। अब कौन बचा, स्टे इन। अब स्टे इन अपने आप में सुनने में लग रहा होगा, अंदर रहने के लिए होता है। स्टे इन का मतलब होता है टू स्टे इनडोर्स या विद इन समथिंग। जैसे आपने अपने फ्रेंड से कहा डोंट गो आउट, स्टे इन, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, भाई बाहर मत जाओ, बड़ी ठंड पड़ रही है ना। डोंट गो आउटसाइड, स्टे इनसाइड या स्टे इन, इट्स कोल्ड आउटसाइड। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन,
प्योरली फ्रेजल वर्ब्स बेस्ड क्वेश्चन दिए मैंने, ताकि आप सीख पाएं कि आपकी रीडिंग स्किल से आज तक कितने फ्रेजल वर्ब्स आपको आए हैं। वाटर सप्लाई हैज बीन कट ऑफ। तो याद रखिए कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ एक वो भी होती है जो आपकी एनडीए की आती है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो स्टॉप कर देना या फिर डिस्कनेक्ट कर देना। क्या चीज कह सकते हैं, कम्युनिकेशन, वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी। कट ऑफ कर देना। ठीक है कि भाई मैंने कट ऑफ कर दिया, उससे ही बोलते हैं आई हैव कट ऑफ फ्रॉम हर। ठीक है, तो वैसे भी यूज कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए भी कह सकते हैं, वाटर के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। दूसरी चीज, अच्छा, कट अप का क्या मतलब होता है। कट अप का मतलब होता है टू चॉप इनटू पीसेस, किसी चीज का कीमा बना देना, दर्रा बना देना। ठीक है, तो कट 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 काट देना ना, दर्रा बना देना, कीमा बना देना। कट इट तो फ्रेजल वर्ब है ही नहीं, है ना। और कट आउट का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना। ठीक है, आपके घर में कटआउट होता है जिसको आप क्या करते हैं, लगा देते हैं और निकाल देते हैं। निकाल देते हैं आप तो क्या होता है, अगर आप उसे निकाल देते हैं तो आपके यहाँ की लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। ठीक है, तो किसी चीज को रिमूव कर देना या फिर स्टॉप कर देना। कैसे, इंटेंशनली, जानबूझ के। जैसे मैंने कहा यू नो आई हैव टू कट आउट शुगर। ठीक है, इफ आई वांट टू इम्प्रूव, इफ आई वांट टू इम्प्रूव माय हेल्थ आई हैव टू कट आउट शुगर। तो किसी चीज को जानबूझ के, है ना, कम कर देना या फिर रिमूव कर देना अपनी जिंदगी से, वो कट ऑफ होता है, कट आउट होता है। और कट ऑफ क्या होता है, डिस्कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे आंसर सिर्फ बी हो सकता है। ठीक है, जहां पे डाउट आ जाए पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू शुड फॉलो अप। फॉलो अप कहते हैं ना कि भाई फॉलो अप लो। जैसे मान लो कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, उसके पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं,
तो उससे कहा जाता है कि इसको फॉलो अप करो। किसी ने कॉल करके पूछा, मान लो कि तुम्हारी शॉप है कि तुम कुत्ते बेचते हो अलग अलग ब्रीड्स के, तो किसी के पास फोन आया, किसी का फोन आया, भाई साहब एक सेंट बर्नार्ड चाहिए ना, एक डॉग ब्रीड होती है सेंट बर्नार्ड। तो तुमने कहा अच्छा अच्छा डॉग सेंट बर्नार्ड, तो भाई साहब आपको ठीक है मैं बताता हूँ आपको, फिर तुमने कॉल ही नहीं किया, यू डिड नॉट फॉलो अप। तो फॉलो अप का मतलब क्या होता है? टू टेक द नेक्स्ट स्टेप और टू डू फर्दर। ठीक है, तो आगे हमें जो भी करना होता है एडिशनल, वो सारा का सारा हमारा फॉलो अप में आता है। ठीक है, अच्छा, टेक ऑन का मतलब होता है, ये आता है किसी चीज के लिए टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कह सकते हो चैलेंज। टेक ऑन, आई कैन नॉट टेक ऑन दिस ओपोनेंट, ही इज वेरी स्ट्रांग। तो टेक ऑन का मतलब होता है चैलेंज ले लेना। अच्छा, शो ऑन, शो ऑन का मतलब क्या होता है? रिवील, रिवील या फिर डिस्प्ले करना है किसी चीज को। ठीक है, पब्लिकली किसी चीज को किसी चीज के सामने लेके आना, दैट इज शो ऑन। ठीक है, तो सारे हो गए। फॉलो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग इमीडिएटली, किसी चीज को एकदम ही करना शुरू कर देना, फॉलो ऑन। ठीक है, यू हैव टू फॉलो ऑन द राइट, कि अभी से शुरू कर दो। ठीक है, तो फॉलो अप नहीं होगा वहां पे, ऑन होगा, किसी चीज को इमीडिएटली कंटिन्यू कराना है, तो यहां पे फॉलो अप हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? शो ऑफ का मतलब होता है ऑस्टेंटेशन, दिखावा। ठीक है, शो ऑन का, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना ना, ऑस्टेंसिबल होना। हाँ भाई, बड़े आगे। His old car dash on the highway, तो पुरानी कार है तो क्या हुआ होगा हाईवे पे उसको? खराब हो गई होगी। खराब होने के लिए मैंने बताया था ना, ये ब्रेक डाउन, ब्रोकन डाउन। ब्रोक आउट का मतलब होता है स्प्रेड, करा हुआ वर्ड था। ब्रोकन का मतलब होता है एंटर विदाउट सॉरी परमिशन। क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? एक और वर्ड होता है इंट्रूड। जैसे लास्ट नाइट द थीव्स ब्रोक इनटू माय नेबर्स हाउस, ब्रोक इनटू का मतलब है घुस जाना गलती से। ब्रोकअप, ब्रोकअप का मतलब होता है एंड टाइज विथ, किसी के साथ रिश्ते खत्म कर देना। जैसे आपने कहा ही हैज ब्रोकन अप, ही हैज ब्रोकन अप विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्तों से उसने नाता खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट आता रहे पूछते रहिए।
आई डू नॉट वॉन्ट टू कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। यहाँ पे बिल्कुल फिट हो रहा था, आपने सही लगा भी दिया। अब आपके कुछ क्वेश्चंस भी सही होने लगे। कैरी अवे का मतलब क्या होता है? कैरी अवे का मतलब होता है भावनाओं में बह जाना। ठीक है, मतलब आई एम सॉरी, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, आई जस्ट गॉट carried away in emotions and said certain things which should not be said to you। मतलब कह सकते हैं गेट इमोशनली एक्साइटेड, टू गेट इमोशनली excited। He carried away in anger and abused the guest। ठीक है, तो वो भावनाओं में बह गया। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना या फिर परफॉर्म करना। इज देयर एनी स्टंटमैन हु कैन कैरी आउट दिस स्टंट? क्या कोई स्टंटमैन है जो इस स्टंट को क्या कर सकता है? कैरी आउट कर सकता है, तो एग्जीक्यूट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, अब आता है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है सक्सीड इन डूइंग समथिंग। जब आप किसी चीज को करने में कामयाब हो जाते हैं, सक्सीड इन डूइंग समथिंग, है ना। और समथिंग वो भी कैसी होगी? समथिंग डिफिकल्ट। जैसे आपने कहा ही कैरिड ऑफ द टास्क, कि भाई वो तो कर गया ये टास्क, बड़ा मुश्किल मिशन था, टास्क जो उसे मिला था, समवेयर ही कैरिड ऑफ द टास्क। जैसे द ब्रेव सोल्जर कैरिड ऑफ द अवार्ड। कैरिड ऑफ द अवार्ड का मतलब है ले गया भाई वो अवार्ड, है ना, सक्सीड कर गया। ही कैरिड ऑफ थ्रू दी वुड्स, जंगल में से निकल गया वो, बढ़िया, सक्सेसफुल। इस तरीके से यूज होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आता रहे बताते रहिए, डाउट विदा शक तकलीफ दर्द खाज हो तो पूछते रहिए। तो आई हैव टू पुल ऑफ दिस डिफिकल्ट टास्क। पुल ऑफ का मतलब जानते हो क्या होता है? नया मीनिंग नहीं होता। पुल ऑफ का यही मतलब होता है, सम, ना, कैरी ऑफ। तो पुल ऑफ इज बेसिकली कैरी ऑफ, मतलब सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, पुल ऑफ। जैसे आई हैव टू पुल ऑफ दिस टास्क, अदरवाइज द स्टेग्मा ऑफ फेलियर, है ना, जो फेलियर की छाप होती वो मुझे सोने नहीं देती। ठीक है, पुल ओवर का मतलब होता है टू स्टॉप वंस कार एट द साइड ऑफ द रोड। जैसे द पुलिसमैन आस्क्ड मी टू पुल ओवर माई कार। ठीक है, पुलिस वाले ने कहा साइड में लगाओ। आई हैड टू पुल ओवर माई कार एज अ फ्रेंड वाज वेटिंग देयर। ठीक है, तो पुल ओवर का मतलब होता है साइड में लगाना। पुल थ्रू का मतलब क्या होता है? पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस या फिर डिफिकल्टी। कोई ग्रीफ, कोई गम लग गया था, कोई नुकसान हो गया था, कोई डिफिकल्टी थी, कोई लॉस था, उससे आप निकल के बाहर आए हैं। तो शी टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन पुलिंग थ्रू द डेथ ऑफ हिज सन। तो बहुत टाइम लग गया उसे उस चीज से
बाहर आने में। ठीक है भाई। और मुझे उम्मीद है तीनों समझ में आ गए होंगे। अच्छा, पुल आउट। पुल आउट का मतलब क्या होता है? पुल आउट का मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया था, गिव अप, मतलब विड्रॉ या फिर लीव। आई वॉज आस्क्ड टू पुट आउट, आई वॉज आस्क्ड टू पुट आउट व्हेन आई कुडंट रीच ऑन टाइम। जब मैं समय पे नहीं पहुंच पाया तो मुझसे लोगों ने कहा कि तुम रहने दो, ठीक है, विड्रॉ कर लो, लीव कर लो। तो पुट आउट विड्रॉ होता है। पुल ओवर कार साइड में लगा देना होता है। पुल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैरी ऑफ करना। कैरी ऑफ मतलब कहीं ना कहीं सक्सीड करना, उसमें कुछ डिफिकल्ट है वही। तो सेम मतलब होता है कैरी ऑफ और पुल ऑफ का। और पुल थ्रू का मतलब क्या हो जाता है? रिकवर फ्रॉम इलनेस। तो आंसर यहाँ पे अगेन हो जाएगा पुल ऑफ। ठीक है, तो देखो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स तो मैंने यहीं दे दिए हैं तुम्हें। देखिए, हम अग्री विद करते हैं किसी पर्सन के साथ, ठीक है, और अग्री टू करते हैं किसी प्रपोजल के साथ, किसी रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आई अग्री विद यू, तो पर्सन है यहाँ पे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अग्री विद का इस्तेमाल कर लेना पड़ेगा। आई अग्री विद यू ऑन द इशू। ठीक है, अग्री टू कब होता? जैसे आई अग्रीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजर, दे डिड नॉट अग्री टू माई प्रपोजल, वो मेरे प्रपोजल से अग्री नहीं करे। ठीक है, तो अग्री टू किसके साथ हो जाएगा? थिंग के साथ, प्रपोजल रिक्वेस्ट के साथ, अग्री विद पर्सन के साथ। अबाइड बाय का क्या मतलब होता है? अबाइड बाय का मतलब होता है ओबे करना, किसी चीज को फॉलो करना। जैसे ऑल ऑफ यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ। ठीक है, अबाइड बाय द लॉ, कानून के हिसाब से चलो। अलाउ फॉर का मतलब होता है मेक प्रोविजंस या फिर कंसीडर। जैसे मान लो तुमने नई बाइक खरीदी है, तो भाई कभी ना कभी तो कोई उसका इंडिकेटर तोड़ ही देगा, कभी ना कभी तो कोई लाके उसको घूस ही देगा, कभी ना कभी तो कोई उसको गिरा ही देगा। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग वी शुड अलाउ फॉर, मेक प्रोविजंस फॉर, कंसीडर। जैसे वी ऑलवेज अलाउ फॉर सर्टेन लॉसेस, फॉर डेली लॉसेस, मतलब कंसीडर करना चाहिए, ये तो होता ही है ना। जब तुम, जैसे तुम तैयारी करते हो तो किसी दिन पढ़ने का मन करता है, किसी दिन नहीं करता है। सो वी शुड अलाउ फॉर अ डे और टू डिले, या एक या दो दिन का डिले हो रहा है तुम्हारी पढ़ाई में तो कोई बात नहीं, अलाउ फॉर कर दो। इसे अलाउ फॉर का मतलब क्या है? किसके लिए प्रोविजन बना लो, इसके मान के चलो हाँ यार ये तो होता ही। नेक्स्ट।
तो भाई एक बार फिर से करे वो आ गए, ही हैज गॉट द एक्सपीरियंस एंड द अथॉरिटी टू कैरी इट आउट। कैरी इट आउट होगा ना भाई। कैरी इट आउट का मतलब क्या है? कैरी आउट का मतलब मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूट या फिर परफॉर्म करना, किसी चीज को आगे बढ़ाना। तो भाई ये सही तो है, क्या गलती है? कोई गलती नहीं। अच्छा, कैरी इट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रिंग समथिंग इनटू नेक्स्ट स्टेज, किसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करना, नेक्स्ट स्टेज में लेके आ जाना। तो ये क्या होता है? ये तुम्हारा P&L भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है ना, अकाउंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डेट भी हो सकता है, पैसा हो गया, या कोई भी चीज। कहते ना भाई आगे लगा लेना इसको, कैरी इट फॉरवर्ड, ब्रिंग समथिंग इनटू नेक्स्ट स्टेज। तुम जाते हो कि मतलब तुम गए अंकल के पास, अंकल ने कहा बेटा तुमने 500 का नोट दिया है मेरे पास, तुम्हें 70 रुपए देने हैं, वापस 70 रुपए तो है नहीं, अंकल लेट्स कैरी इट फॉरवर्ड, ठीक है, कीप इट इन बैलेंस, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या करना, ब्रिंग समथिंग इनटू नेक्स्ट स्टेज या बैलेंस कर देना, ये हो जाता है। अच्छा, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। अरे अभी पीछे तो पढ़ाया था ये, कैरी ऑफ नहीं पढ़ाया था तुम्हें? ये आ गया कैरी ऑफ, ये रहा, सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। तो टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैरी आउट, जिसका मतलब था एक्सिक्यूट। आ रही है भाई साहब बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब एक बचता है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब होता है वाया, कि किस किस तरीके से चले, कैसे चले। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो किस चीज के थ्रू चलना, या फिर किसी चीज को बर्दाश्त भी कर देना, एंड्योर कर लेना। हाँ, बर्दाश्त करने के भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा शी कैरीड थ्रू कैंसर ब्रेवली। तो कैरीड थ्रू का क्या मतलब हो गया? एंड्योर किया उसने, बर्दाश्त किया। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज से लड़ती रही सक्सेस के साथ, ठीक है। मीन्स ऐसे भी समझ सकते हो, टू फाइट सक्सेसफुली, ये ज्यादा बढ़िया है वाया से। तो जैसे आपने कहा यहाँ पे ही हैज गॉट द एक्सपीरियंस, उसके बाद एक्सपीरियंस भी है, अथॉरिटी भी है, किस चीज की? कि वो ये काम कर सके। एग्जीक्यूट ही आ सकता है और तो कुछ आ नहीं सकता। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरी ऑन कंटिन्यू होता है। सो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आई रन आउट ऑफ मनी। रन आउट ऑफ का मतलब होता है
रन आउट मतलब शॉर्ट ऑफ, या फिर लैक ऑफ, जिसे आप कहते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आई रन आउट ऑफ मनी, मैं पैसे से। अच्छा, रन इनटू का मतलब होता है मीट बाय चांस। जैसे आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, कल इत्तेफाक से मैं एक दोस्त से मिला। रन अवे का मतलब होता है एब्सकॉन्ड, गायब हो जाना कहीं पे, या फिर भाग जाना कहीं पे, एस्केप कर देना, बच के निकल जाना। ही रैन अवे फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम, भाग गया उस सारी तकलीफों से। तो लिटरली नहीं भाग गया, गायब हो गया है कहीं, या एस्केप कर दिया। रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है डिप्लीटेड, यूज्ड अप, जैसे द बैटरी हैज रन डाउन, बैटरी यूज हो गई भाई, चूस लिया हमने, सारा यूज कर लिया, ठीक है, डिप्लीटेड ये यूज्ड अप, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो, इनकरेक्ट बताना है। तो भैया आंसर हो जाएगा इसका परसीव। परसीव का मतलब होता है थॉट ना, बस यही स्पेलिंग गलत थी, बाकी सारी सही थी। आधे क्लास को पता था, आधे को नहीं पता था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई अटेंडेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, शेड्यूल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डेफिनेशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, और आंसर है हमारा सी, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। तो भाई यहाँ पे एक्सेल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यहाँ पे मार्वल की भी ठीक है, पैरेलल की भी ठीक है, क्वेरल में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा QUARREL, क्वेरल, QUARREL, क्वेरल नहीं, QUARREL, क्वेरल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओहो, आ गई पटकी। हाँ भाई, तो देखो क्वेरलसम सही है। क्वेरलसम का मतलब होता है जो झगड़े के लायक हो, डिस्प्यूटेबल, कंट्रोवर्शियल। एक्लेस्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू चर्च या फिर क्लर्जी, पादरी वगैरह से रिलेटेड ना। बोविन का मतलब होता है रिलेटेड टू काओ, कैटल या फिर काओ। और कैलेमिटियस की स्पेलिंग गलत है, CALAMITOUS होता है, ये वाला आई नहीं आएगा इसमें। कैलेमिटस का मतलब होता है आ, मतलब कैलेमिटी से बना है। कैलेमिटी क्या होती है? डिस्ट्रक्शन, विध्वंस, ट्रेजिडी। कैलेमिटियस मतलब डिस्ट्रक्टिव। तो आंसर हो गया ए। तो भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, BELIEVE, बिलीव। बाकी सारी स्पेलिंग सही। तो फॉरेन वर्ड्स लगा लेते हैं एक बार। कॉनवे का मतलब होता है जब तुम्हारे अंदर बड़ी खाज होती है ट्रेवल करने की। कॉनवे, द अर्ज टू ट्रेवल। अल्फ अल्फ्रेस्को का मतलब होता है ओपन एयर। ठीक है, तो ओपन एयर रेस्टोरेंट भी होते हैं अल्फ्रेस्को। डिसपेमेंट मतलब अकेलापन, जब तुम किसी महफिल में हो, कहीं पे हो, फीलिंग ऑफ डिसोरिएंटेशन इन अ न्यू एनवायरनमेंट, कहीं पे गए हो, कोई जानने वाला नहीं है। डोपलगैंगर तुम्हारा कॉपी, डबल डबल रोल, डोपलगैंगर। पॉक का मतलब होता है किसी के इंतजार में इतना परेशान हो गए, बार बार खिड़की खोल के देख रहे हो। ठीक है, बार बार घड़ी देख रहे हो। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ वेटिंग फॉर समवन, पॉक। रेंडिसबिस का मतलब होता है मीटिंग। मेटामॉर्फिसिस तुम जानते हो, चेंज होता है। क्लीशे का मतलब समथिंग वो बहुत ज्यादा यूज हो गई, ओवर यूज हो गया और अब मजा नहीं आता उसे सुनने में, क्लीशे। स्टिलैटो मतलब हाई हील, जो सैंडल होते हैं लड़कियों वाले ना, जिसमें इतनी लंबी लंबी हील होती है, पता नहीं लड़कियां कैसे पहन के चल पाती हैं, वही कराते हैं। अच्छा भाई, तो ये वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैज टू डिफरेंट मीनिंग। क्विड प्रो क्या होता है? ये होता है फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। तो बी का फोर एक ही जगह पे है, तो यही आंसर होना चाहिए। ए सेवियर फेयर, द एबिलिटी टू एक्ट और स्पीक अप्रोप्रिएटली इन सोशल सिचुएशन। ठीक है, डबल एंट्रे, सी का वन भी सही हो गया, तो यही आंसर हो जाए। क्या बताना है इसमें? नियरेस्ट इन द मीनिंग बताना है। तो स्टैंटेनियस मतलब इमीडिएट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, प्रेस। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है अनकेयरिंग ना, पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, सैंग्विन हो जाएगा, डी, सैंग्विन। अपॉर्च्यून का मतलब होता है सिचुएबल, अप्रोप्रिएट। डायनामिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, जबरदस्त, इवोल्यूशनरी। इडियम और फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है
ये कुछ मुश्किल सहन कर जाना। लाफिंग स्टॉक एक ऐसा आदमी जिससे सब मजे लेते हैं। लाफिंग स्टॉक। व्हाइट एलिफेंट कुछ ऐसा जो बड़ा महंगा है, उसका कुछ काम भी नहीं है। ठीक है। हॉट पोटैटो का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ। ठीक है। तो होमवर्क क्या है आपका? फ्रेजल वर्ब्स आपको बनाने हैं। कितने? 20 × 5, जिसमें से बहुत सारे तो मैंने दे दिए। अगर आप देखोगे जाओगे 20-25 तो आराम से मिले। अराउंड हमने 12 क्वेश्चंस करे। ठीक है। और 12 में एक पे 4 भी थे, कुछ पहले पेज पे भी कराए, उसको छोड़ो। तो 12 चौक 48, लगभग 40 भी मान लो, तो 40 तो मैंने दे ही दिया तुम्हें। तो थोड़े बहुत बचे हैं। ये 100 फ्रेजल वर्ब्स का तुम्हारा आज का टारगेट है। ये तुम्हें कर लेना है कल तक, और मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा किस किस ने फ्रेजल वर्ब का रजिस्टर बना लिया। साथ में तुम्हें कुछ सारे वर्ड कुछ मिल जाएंगे, सारे वर्ड्स डीपीपी में। तो डीपीपी में जो फ्रेजल वर्ब्स आए तुम्हें काम के लगे, डिफिकल्ट लगे, वो भी नोट कर लेना। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अगर अभी किसी का डाउट, कंफ्यूजन, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खाजे तो बता दीजिए, नहीं तो ND नो डाउट लिख दीजिए। चलिए, कमेंट बॉक्स बंद है आपका, कोई बात नहीं, अभी खोल देते हैं। और अगर मैं आज के विनर देखूं तो यहाँ पे शरद फौजदार ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, 16। तो बहुत खराब स्कोर नहीं है, बढ़िया स्कोर है भाई। 20 में से 16 तुम लोग ले आए हो। नॉट बैड। ठीक है। किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, और कोई डाउट नहीं है तो ND नो डाउट लिख दीजिए। चलो भाई, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।